नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान सिंह और आप देख रहे हैं धंधे की बात ईशान के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में। मैं खुद एमबीए पास आउट हूँ। मैंने आईआईटी कानपुर से एमबीए किया है। मुझे 4 साल हो गए पास आउट हुए हुए। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एमबीए की मेरी लाइफ में 2 साल में मैंने जो भी सीखा है वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से हम जाएंगे ताकि आप समझ पाएं, उसको अपनी लाइफ में आगे यूज कर पाएं, खुद से बिजनेसेस रन कर पाएं, अपने डिसीजन मेकिंग में आप उसको यूज कर पाएं। तो चलिए डिस्कशंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम 3 चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, 3 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो एमबीए में पढ़ाया जाता है वो है मार्केटिंग। हम मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो एमबीए में पढ़ाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस। हम बात करेंगे कि बिजनेस में फाइनेंस का क्या रोल है, आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए फाइनेंस के बारे में अगर आप अपना खुद का बिजनेस रन करना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। और तीसरी हम बात करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देता है, एक ओवरऑल नॉलेज देता है इस चीज की कि हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड दिखता कैसा है। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की सिचुएशन कैसी है, आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहां की सिचुएशन कैसी है। जब तक आप ओवरऑल इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आप बिजनेस को नहीं समझ सकते। इसलिए हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और इन तीनों टॉपिक्स की बात करके हम सब कुछ कंक्लूड कर देंगे, पूरी एमबीए कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग के डिस्कशन के लिए दोस्तों हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं। उस कंपनी में आप लेट्स से कि आप एक मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं। तो ये जो कंपनी होगी ये मोबाइल फोन डेवलपिंग कंपनी होगी, राइट। अगर आप इस कंपनी को शुरू करना चाहते हैं तो मार्केटिंग का रोल कैसे आएगा, क्या है एग्जैक्टली मार्केटिंग, वो आप समझेंगे इस पूरी कहानी से जो मैं अब आपको सुनाऊंगा, जो इस कंपनी की होगी, जो आपकी खुद की है। तो अगर आप इस कंपनी को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आप क्या चीज को जानेंगे, सबसे पहले आप क्या चीज को पहचानेंगे। तो सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए, वो आनी चाहिए कस्टमर। कि वो कौन सा कस्टमर होगा जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। आप प्रोडक्ट बना तो लेंगे, आप सर्विस भी बना सकते हैं, बट कौन होगा जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज चलनी चाहिए वो चलनी चाहिए कस्टमर। कस्टमर कौन है, कस्टमर के बारे में क्या, कस्टमर की नीड्स क्या है। तो अगर आप मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे कस्टमर्स चाहिए जो मोबाइल फोन यूज करना चाहते हैं, तभी आप मोबाइल फोन की कंपनी बना सकते हैं। तो हर चीज मार्केटिंग में शुरू होती है कस्टमर से और कस्टमर की नीड से। तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे एक कंपनी को बनाने के लिए वो हम करेंगे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। जब आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, आपने जान लिया कि हाँ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन कस्टमर्स को आपको मोबाइल बेचना है, तो नेक्स्ट चीज आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि इन कस्टमर्स में से ऐसे कौन से कस्टमर है जिसको आप मोबाइल बेचेंगे। कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदना चाहें, बिल्कुल हाईटेक मोबाइल फोन खरीदना चाहें। कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल 2000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदना चाहें, बिल्कुल उन्हें लोअर क्वालिटी चाहिए, सिर्फ फोन बात करने के लिए चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। अलग अलग टाइप के कस्टमर हो सकते हैं। हर चीज तो आप अपने फोन में नहीं बना सकते, राइट। तो हम नेक्स्ट चीज जो आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप के कस्टमर के लिए आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इस चीज को मार्केटिंग भाषा में बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो हम सेगमेंट करते हैं कस्टमर को, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कस्टमर्स कैसे होंगे जिनको आप बेचेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस कस्टमर को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेते हैं अपनी कंपनी के हिसाब से। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जस्ट उदाहरण के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हम ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे जो 10 से 15 हजार रुपए के बीच में स्मार्टफोन लेना चाहें, जो मेजरली कैमरा यूज करें और फोन बात करने के लिए यूज करें और व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करें। तो एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला हम मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि आपने मार्केट आइडेंटिफाई तो कर ली कि 10 से 15 हजार रुपए वाला जो मोबाइल फोन होगा, जो कस्टमर उसे खरीद सकता होगा, उस कस्टमर के लिए आप मोबाइल फोन बनाएंगे। आपने सेगमेंटेशन कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आपको जो करनी होगी वो ये करनी होगी कि इनको टारगेट करना है। आप इन्हें कैसे टारगेट करेंगे। अगर एक बंदा है जो 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफरेंट टाइप के टीवी के चैनल्स देखता होगा, डिफरेंट टाइप के जगहों पे जाता होगा, खर्चा ज्यादा करता होगा। तो उसको टारगेट करने के लिए आपको कुछ वैसी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी।
एक ऐसा बंदा जो 2000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदता है, वो ऑब्वियसली ऐसा पर्सन होगा जो चाहता होगा वो फोन पे बात कर पाए, तो उसको सिर्फ फोन पे बात कर पाए, एप्लीकेशंस पे इतना ध्यान ना दे, तो उसको टारगेट करने के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी। तो नेक्स्ट चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी वो ये करनी होगी कि टारगेटिंग कैसे होगी। तो यानी कि अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि 10 से 15,000 रुपए के बीच का कस्टमर होगा, तो उसको टारगेट करने के लिए आपको जो बेसिकली टारगेटिंग रखनी पड़ेगी वो इस रेंज में रखनी पड़ेगी कि आपके फोन में बढ़िया कैमरा है, बढ़िया सेल्फी कैमरा है, बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है, ज्यादा देर तक बात हो जाती है, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं टारगेटिंग। तो पहले हमने कस्टमर आइडेंटिफाई किया, हमने नीड आइडेंटिफाई करी, हमने सेगमेंटेशन करी उस कस्टमर में कि इस टाइप के कस्टमर को हमें सामान बेचना है, फिर हमने उसको टारगेट किया। तो ये है मार्केटिंग का सेकंड कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं टारगेटिंग। जब आप किसी कस्टमर को टारगेट करते हैं तो वो कस्टमर आपको आपकी एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करता है, राइट। फॉर एग्जांपल एक एप्पल की इमेज होगी आपके माइंड में, एक नोकिया की इमेज होगी आपके माइंड में, एक अलग अलग सैमसंग की इमेज होगी आपके माइंड में। ये क्या है? इस इमेज को जो कस्टमर अपने माइंड में क्रिएट करता है इसको हम बोलते हैं पोजिशनिंग। इस पोजिशनिंग को कंपनी ट्राई करती है कि आप एक तरीके से उसको याद रखें। जिस तरीके से आप कंपनी को याद रखें वो कंपनी का प्रयास होता है, लेकिन जिस तरीके से एक्चुअली आप कंपनी को याद रख पाते हैं वो कंपनी की पोजीशनिंग होती है। तो आइडियली अच्छी मार्केटिंग का रोल ये होता है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको याद रखे उसी तरीके से कस्टमर आपको एग्जैक्टली याद रख पा रहा है, वो परफेक्ट पोजीशनिंग होती है। तो ये थर्ड कंसेप्ट है मार्केटिंग का। तो अभी तक हमने क्या याद किया? हमने याद किया कि सबसे पहले हम कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको सेगमेंट करते हैं, फिर हम उसको टारगेट करते हैं और हम ऐसी पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से कस्टमर आपको याद रख पाए। तो ये है मार्केटिंग का बिल्कुल बेसिक ढांचा जिसको हम STP बोलते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसके अलावा जब आपने एक कंपनी को एनविजन कर लिया, आपने ये देख लिया कि सेगमेंट कैसा होगा, टारगेट कैसे करेंगे, पोजीशनिंग कैसे बनाएंगे, तो आता है कंपनी का मेन काम जो भी मार्केटिंग के ही अंदर आता है। उसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से। अब आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे कि यार मुझे कैमरा जो है वो 20 मेगापिक्सल का रखना है, मुझे स्क्रीन साइज 6 इंच की रखनी है, मुझे रैम इतना रखना है, रोम इतना रखना है, बैटरी इतनी रखनी है, चार्जर ऐसा देना है, हेडफोन साथ में देने हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हम इसको ओवरऑल ब्रॉड डिवीजन को बोलते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आपने बना लिया। ये सारा प्रोडक्ट कैसा होगा ये डिपेंड करेगा आप किस टाइप के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। तो उस कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखकर हम प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमने कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को क्रिएट किया, इसलिए ये मार्केटिंग का पार्ट बनता है और मार्केटिंग का पहला P बनता है। ये मार्केटिंग में 4 P होते हैं, ये मार्केटिंग का पहला P बनता है। अब आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने उस प्रोडक्ट को बना लिया, तो आपको नेक्स्ट चीज क्या ध्यान में रखनी है कि उसकी प्राइसिंग क्या होगी। आप उसको 1 लाख का भी बेच सकते हैं, आप 15,000 का भी बेच सकते हैं, आप 10,000 का भी बेच सकते हैं, बट आप कितने का बेचेंगे? आप उतने का बेचेंगे जितना आपका कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। आप उतने का बेचेंगे जितना आपका सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो जो ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग है बेसिकली वो डिटरमाइन होती है आपके कस्टमर से कि वो किस टाइप का कस्टमर है। इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं सेकंड पैरामीटर मार्केटिंग का जिसको हम बोलते हैं प्राइसिंग। क्योंकि प्राइसिंग भी कस्टमर के नीड्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई हुई है, इस वजह से इसको मार्केटिंग का ही हिस्सा माना जाता है और इसको सेकंड P माना जाता है। तो अब तक हमने 2 P's के बारे में जाना, हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की फीचर्स आइडेंटिफाई किए कस्टमर के हिसाब से, हमने प्राइसिंग आइडेंटिफाई की। तो ये सेकंड P था मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग का थर्ड P होता है जिसको बोलते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या बोलता है? अब आपने कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्राइस आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचोगे। कैसे बेचोगे? एक तरीका ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओगे, जैसे बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। आप अलग अलग स्टोर्स पे अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे और वहां से ये प्रोडक्ट बिकेगा। दूसरा तरीका ये है, जैसे कई कंपनी अमेजोन पे बेचती है, कई फ्लिपकार्ट पे बेचती हैं, कई स्नैपडील पे बेचती हैं, कई अपनी खुद की वेबसाइट से बेचती हैं। तो ये जिस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक लेके जाओगे उसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट। तो ये तीसरा P बनता है मार्केट का, क्योंकि ये प्लेसमेंट भी कस्टमर आपका कहां है, किस जगह आके वो स्पेंड करता है पैसा, क्या वो वेबसाइट्स पे आता है, क्या वो अमेजोन पे जाता है, क्या वो मार्केट में सामान खरीदने ज्यादा जाता है, क्या वो दोनों चीजें करता है कि वो वेबसाइट पे भी आता है और सिंपल शॉप्स में भी जाता है। ये आपके कस्टमर पे डिपेंड करेगा।
उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करते हैं कि ये प्लेसमेंट कैसे होगी। तो क्योंकि ये भी कस्टमर से डिटरमाइन हुआ, इसलिए ये भी मार्केटिंग का पार्ट बनता है। चौथा पार्ट जो मार्केटिंग का बनता है वो बनता है प्रमोशन। आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्राइस डिसाइड कर लिया, प्लेसमेंट डिसाइड कर ली, बट कस्टमर को पता कैसे चलेगा आपके बारे में? हो सकता है आप एडवर्टाइजमेंट करें टीवी पे, हो सकता है आप एडवर्टाइजमेंट करें रेडियो पे, हो सकता है आप कोई एड्स ना करें, सिर्फ आप बैनर्स लगाएं रोड पे, हो सकता है अमेजोन पे एडवर्टाइजमेंट करें, गूगल पे करें, यूट्यूब पे करें। तो जो ये प्रमोट करने का तरीका है, यानी कि आपका मैसेज कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कैसे पता चलेगा, उसको बोलते हैं प्रमोशन। क्योंकि प्रमोशन भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कहाँ है। अगर आपका कस्टमर रेडियो पे है तो रेडियो पे ऐड जाएगी, अगर वो टीवी पे है तो टीवी पे ऐड जाएगी, अगर वो ट्रैवल करता है बहुत ज्यादा ट्रेन्स में तो ट्रेन्स में बैनर लगेंगे। तो वो कहाँ है उसके बेसिस पे आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी डिपेंड करती है, इसलिए ये भी मार्केटिंग का पार्ट बनता है। तो अब तक हमने क्या सीखा? अगर हमें मार्केटिंग करनी है, सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड से शुरू करना है। कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें मार्केट को सेगमेंट करना है, हमें देखना है कि वो कस्टमर कैसा होगा स्पेसिफिकली। फिर हमें उस कस्टमर को टारगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी है, हमें एक मैसेज क्रिएट करना है जैसे कस्टमर हमें याद रखे। तो हमें कस्टमर के माइंड में पोजीशनिंग बनानी है, STP। नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, हमें प्रोडक्ट बनाना है बिल्कुल कस्टमर को ध्यान में रख के। फिर हमें उसकी प्राइसिंग डिटरमाइन करनी है बिल्कुल कस्टमर को ध्यान में रख के। फिर हमें उसको प्लेस करना है बिल्कुल कस्टमर को ध्यान में रख के, और फिर हमें प्रमोट करना है बिल्कुल कस्टमर को ध्यान में रख के। तो हर चीज जो मार्केटिंग में होगी वो कस्टमर से शुरू होगी और कस्टमर पे आके ही खत्म हो जाएगी। उसी के बीच में आएगा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन। तो दोस्तों यही है मार्केटिंग में जो सिखाया जाता है MBA के अंदर 2 साल के अंदर। अब इसके अलग अलग एस्पेक्ट के कोर्सेज होते हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स होता है जिसमें कैसे प्रोडक्ट को आपको बिल्कुल कस्टमर के हिसाब से बनाना है वो सिखाया जाता है। और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर आप कस्टमर की नीड समझ सकते हैं तो प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से बना सकते हैं। सिमिलरली ऐसे कोर्सेज होते हैं ब्रांड मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पोजीशनिंग क्रिएट करनी है। इसका मतलब क्या है? हमें अपनी ब्रांड बनानी है। ब्रांड कैसे बनती है? ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड बेसिकली वो यूनिक एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे कस्टमर आपको याद रखेगा। जैसे एप्पल के अपने यूनिक एलिमेंट्स है, राइट? एप्पल का साइन है, एप्पल की डिफरेंट टाइप की एड्स आती हैं, उनका डिफरेंट टाइप का कलर है, डिस्प्ले है, वो सब चीजें आपकी ब्रांड की होंगी। जैसे मैकडोनल्ड्स के ब्रांड की हैं, पिज्जा हट के ब्रांड की हैं, वैसे ही आपके ब्रांड की होंगी। चाहे वो लोगो हो, चाहे वो मैसेजिंग हो, चाहे वो कोई ट्यून हो, चाहे वो कोई कलर कॉम्बिनेशन हो, वो सब मिलके ब्रांड बनाएगा आपका। उसी ब्रांड के बेसिस पे कस्टमर आपको पोजीशन करेगा और याद रखेगा। तो इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके लिए अलग कोर्स बनता है कि हम ब्रांडिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसका भी कोर्स सिर्फ कस्टमर की नीड्स में होता है। अगर हम कस्टमर को पहचान गए कि कस्टमर कैसा है, तो उसी हिसाब से हम अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं ताकि कस्टमर हमारे साथ रिलेट कर पाए। द गोल इज कि कस्टमर हमारे साथ रिलेट करे। अगर आप इतना समझ गए कि कस्टमर को नीड्स को समझना है, उसके साथ रिलेट करना है और बिल्कुल वैसा प्रोडक्ट बनाना है, तो आप ब्रांड मैनेजमेंट भी समझ गए, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी समझ गए और आप पूरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो दोस्तों ये है मार्केटिंग। अच्छा दोस्तों देखो, मार्केटिंग के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के माइंड में, कई लोग MBA करने के बाद भी नहीं समझ पाते, वो ये है कि यार मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, रिश्ता क्या है इसका। कई लोग बोलते हैं मार्केटिंग करो, कोई बोलते हैं सेलिंग करो, फर्क क्या है भाई? तो भाई देखो, इसका सिंपल सा फर्क है। मान लो मार्केट एक बड़ा सा बलून है, सेलिंग उसके अंदर एक छोटा सा बलून है। मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग उसके अंदर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं उसको याद रखने का मैंने सिंपल फंडा बताया। जो चीजें कस्टमर की नीड से शुरू होती हैं और कस्टमर तक जाती हैं वो मार्केटिंग है। तो कस्टमर तक जाने का लास्ट स्टेप क्या है? वो है प्रोडक्ट को बेचना। तो प्रोडक्ट को बेचना भी मार्केटिंग का हिस्सा है, लेकिन मार्केटिंग के इस हिस्से को जिसमें हम प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचते हैं उसे सेलिंग कहते हैं। तो चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया डाउट क्लियर किया है मैंने। इस पे 1 लाइक तो बनता है। ये मेरे शुरू के वीडियोस हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और फिर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या है दोस्तों? तो फाइनेंस दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पैसों की बात करेगा, पर किस पैसे की? ये उस पैसे की बात करेगा जो आपके धंधे में, जो आपके बिजनेस में लगे हैं।
चाहे वो पैसा है जो आपने धंधा शुरू करने के लिए लगाया, चाहे वो आपका प्रॉफिट है, चाहे वो आपका नुकसान है, चाहे वो कुछ भी है, जो भी पैसा आपके धंधे से रिलेटेड है वो हम इस फाइनेंस के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं एमबीए में, और वही मैं आपको अगले 5 से 7 मिनट में समझाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, फाइनेंस हम पढ़ेंगे एक नई कहानी की तरह। तो इस कहानी में हम एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। ये बिजनेस है टिक्की का। टिक्की की रेडिया देखी होंगी आप सबने, तो उसी बिजनेस को हम शुरू करेंगे और उसी बिजनेस से हम समझेंगे कि फाइनेंस क्या होता है। तो मान लीजिए आपको ये बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप डेट ले सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं किसी से। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी को बोल सकते हैं कि यार मेरे धंधे में पार्टनर बन जाओ। पार्टनर बनने को क्या बोलते हैं? हम उसको धंधे में इन्वॉल्व नहीं करते, हम उसका पैसा लगवाते हैं और उसको धंधे का कुछ % शेयर दे देते हैं। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लेना। तो अगर किसी ने आपके धंधे में इन्वेस्टमेंट किया, उसने आपके धंधे में पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप उसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स दे देते हो और आपके पास वो पैसा आ जाता है जिससे आप बिजनेस रन कर पाए। तो मान लेते हैं दोस्तों हम बोरो भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इस धंधे को शुरू करने के लिए। तो एक इन्वेस्टर आपको मिला है जो आपको 500 रुपए देने के लिए राजी है। तो आप क्या करेंगे? आप उसे पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स देंगे अपने बिजनेस का। तो मान लेते हैं आपने 500 रुपए में उसको 50 शेयर दे दिए कि ले भाई 500 रुपए तूने मुझे दिए, तू धंधे के 50 शेयर रख ले, और 100 शेयर आपने अपने लिए रख लिए। यानी कि टोटल धंधे में कितने शेयर हुए आपके? 150। उस 150 में से 50 शेयर हो गए इन्वेस्टर के, 100 शेयर हो गए आपके। एक शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपए, क्योंकि आपने 50 शेयर 500 रुपए में उसको बेच दिए। तो आपके पास 1000 रुपए की वैल्यू है शेयर की, इन्वेस्टर के पास 500 रुपए की वैल्यू है शेयर की। आपकी जेब में 500 रुपए आ गया धंधा शुरू करने के लिए। अब आपका एक दोस्त है, उसके पास 250 रुपए है। उसने आपको बोला यार अगर तुझे पैसा चाहिए तो मुझसे ले ले। तो आपने बोला हाँ यार पैसा तो कम पड़ रहा है, तू 250 रुपए भी दे दे। तो आपने उससे 250 रुपए भी ले लिए। तो 250 रुपए आपने अपने दोस्त से उधार लिया, जो आपको उसको चुकाना पड़ेगा। 500 रुपए आपने इस इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ली, जो आपको उसे चुकाना नहीं है। अगर आपका कल को धंधा बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो 250 तो वापस करना है, क्योंकि वो उधार है, वो डेट है। लेकिन 500 वापस नहीं करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 500 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 500 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने आपके में इन्वेस्ट किया है, आपका फर्ज बनता है कि आप उस पैसे को बढ़ाएं, लेकिन लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। वो कल को आपका धंधा नहीं चला, बंद हो गया, तो वो रिस्क है, वो पैसा लूज कर जाएगा आपका इन्वेस्टर, जैसे आप अपने पैसा लूज कर जाएंगे या आप अपना टाइम लूज कर जाएंगे। तो समझ गए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आई, यहां से आपका लोन आया, मतलब डेट आई, इन्वेस्टमेंट आई, उससे आपने धंधे को शुरू कर दिया। आप कितने % के मालिक बने? आप 100/150, 100 शेयर आपके थे, टोटल शेयर 150 थे, मतलब 67% के मालिक आप हो गए इस धंधे के। 50/150 यानी कि 50/150 यानी कि 1/3 यानी कि 33% का मालिक हो गया आपका इन्वेस्टर। समझ गए? यहां तक क्लियर है? ये बिजनेस को शुरू करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। इससे आपको फाइनेंस के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा डेट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, हमने एक पार्ट कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस शीट। तो अब बैलेंस शीट क्या है? तो देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट को जानने के लिए पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। एक है एसेट, एक है लायबिलिटी। क्या होता है एसेट, क्या होता है लायबिलिटी? तो देखिए दोस्तों, एसेट एक अच्छी चीज है, मतलब एसेट एक ऐसी चीज है जो आपके पास है। तो मान लीजिए कैश, गोल्ड, कुछ ऐसा सामान जो आपने खरीद के रख लिया है, वो ये सब मिलके एसेट बनाता है। लायबिलिटी क्या है? जो आपको किसी को वापस करना है, जो आपके ऊपर एक बोझ है, एक उधार है, वो लायबिलिटी है। तो जो हमने अभी तक केस पढ़ा, उसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास कैश कितना है? 500 रुपए आपको मिले एक इन्वेस्टर से, 250 रुपए आपको मिले एक अपने फ्रेंड से। तो ये 750 रुपए जो आपको मिले कैश के रूप में, ये आपका एसेट का हिस्सा है। एक और एसेट भी है दोस्तों इसके अंदर, वो है आपके 100 शेयर। जिन शेयर्स की क्या वैल्यू है? 10 रुपए पर शेयर, जिसको आप एनकैश नहीं कर सकते अभी, लेकिन वो एक हिस्सा है आपके बिजनेस का। 10 रुपए पर शेयर में जो ये 100 शेयर हैं, ये 1000 रुपए जो बना, ये आपका शेयर वैल्यू है, और ये भी आपके एसेट का हिस्सा है। तो 2 एसेट्स के हिस्से बने, 750 रुपए कैश, 1000 रुपए आपकी ओन शेयर वैल्यू, तो 1750 रुपए आपके टोटल एसेट्स हैं। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है वो 250 रुपए जो आपको वापस करना है अपने फ्रेंड को। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, वो 250 रुपए से जो आपको कैश मिला वो एसेट बन गया आपके लिए, लेकिन क्योंकि ये 250 रुपए आपको अपने फ्रेंड को वापस भी करना है,
इसलिए ये 250 रुपये लाइबिलिटी का भी हिस्सा है। तो आपके टोटल एसेट्स कितने हैं 1750, आपकी लाइबिलिटी कितनी है 250, उसमें आपकी शेयर वैल्यू कितनी है 1000 रुपए, इन्वेस्टर की शेयर वैल्यू कितनी है 500 रुपए। तो सिंपल टर्म्स में ये है बैलेंस शीट। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स फीचर्स हम यहां पर ऐड करते हैं धंधे के साथ ही। तो अब आपको अगर धंधा शुरू करना है तो टिक्की के धंधा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक रेडी चाहिए जिसके ऊपर आप टिक्की बनाएंगे, और क्या चाहिए, टिक्की बनाने के लिए सामान चाहिए, आलू, तेल, फलाना ढिमकान, जो भी उसमें आप डालेंगे वो सब आपको चाहिए। तो जो ये बेसिकली रेडी है जो आप खरीदेंगे, ये कहां से खरीदेंगे, ये इसी 750 रुपए में से खरीदेंगे, टिक्की भी इसी 750 रुपए में से खरीदेंगे जो आपके पास है। लेकिन इस रेडी में और टिक्की के सामान में एक फर्क है। क्या फर्क है, रेडी जो है ना वो आपकी फिक्स्ड एसेट है, रेडी वही रखी रहेगी, रेडी को आप बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं, कल भी करिए परसों भी करिए, वो खर्च नहीं होगी, वो आपके पास रहेगी। लेकिन जो ये टिक्की का सामान है इसको आप इन्वेंट्री बोल सकते हैं। जो ये टिक्की है, टिक्की का सामान है, ये क्या है, ये इन्वेंट्री है। इस इन्वेंट्री को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये यूज होगी और उससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो आपका बेसिकली फिक्स्ड एसेट है, जो आपकी रेडी है, वो यहीं की यहीं रखी रहेगी। तो आप समझ गए होंगे ये दो नए कॉन्सेप्ट्स मैंने लॉन्च किए, ये फाइनेंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। एक है फिक्स्ड एसेट यानी कि आपकी रेडी, एक है इन्वेंट्री यानी कि वो सामान जिससे आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि 300 रुपए की रेडी खरीदी आपने, 200 रुपए का टिक्की का सामान खरीदा आपने। मुझे पता है रेडी बहुत महंगी आती है, टिक्की का सामान भी 200 में कुछ नहीं आएगा, बट अजम्पशन के लिए मान लीजिए तो 750 में 300 रुपए खर्च हुआ फिक्स्ड एसेट में, 200 रुपए खर्च हुआ आपकी इन्वेंट्री में, बच गया 250 रुपए जो आपकी कैश है, जो आप कैश सरप्लस अपने बिजनेस में रख सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं दोस्तों की बैलेंस शीट कैसी दिखती है। तो देखिए सबसे पहले एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। उस एसेट्स के अंदर कैश कितना बचा 250 रुपए, फिक्स्ड एसेट कितना हुआ 300 रुपए, इन्वेंट्री कितनी हुई 200 रुपए, आपके पर शेयर आपकी मतलब शेयर वैल्यू कितनी हुई 1000 रुपए। तो टोटल एसेट्स अभी भी 1750 है, लेकिन अब ये अलग अलग कैटेगरीज बन गई। लाइबिलिटी कितनी है, जितनी पहले थी डेट 250 रुपए, वही आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो ये है बैलेंस शीट का एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन, बट इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो अगर बोलते हैं कि यार इस कंपनी की बैलेंस शीट देख लो, तो अब आप अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो आप एसेट्स देखिए, लाइबिलिटीज देखिए, जितने ज्यादा एसेट्स उतनी बढ़िया कंपनी, जितनी कम लाइबिलिटी उतनी बढ़िया कंपनी। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, इस तरीके से अपनी खुद की बैलेंस शीट आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट समझ गए आप। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो काफी फेमस है फाइनेंस की भाषा में, अकाउंट्स में, वो है इनकम स्टेटमेंट। तो देखो दोस्तों बिजनेस तो अभी शुरू किया है हमने, अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। जब हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तो क्या होगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा। जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट इंकर होगी। तो ये कॉस्ट और रेवेन्यू, इन दो फैक्टर्स से जो चीज क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है यानी कि आप ज्यादा कमा रहे हैं और आपकी कॉस्ट कम है यानी कि आप खर्चा कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। अगर उल्टा है तो ऑब्वियसली बात है कि लॉस होगा। इस चीज को कैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं एक शीट में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए दोस्तों हम जब बात करेंगे इसकी, तो हम इसके अंदर 3 फैक्टर्स को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम एक बंदा रखेंगे जो बंदा टिक्की को बनाएगा। मान लेते हैं कि इसको 530 रुपए देने पड़ेंगे और वो टिक्की को बनाया करेगा और टिक्की को आगे बेचा करेगा। आपको सिर्फ ऊपर से मैनेजमेंट करनी है, ये आपका हेल्पर है। इस कॉस्ट को जो 530 रुपए है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर। मान लेते हैं कि आपने जो 200 रुपए का टिक्की का सामान खरीदा था, इन्वेंट्री खरीदी थी, उससे आप 80 टिक्की बना पाएंगे, 80। हर टिक्की की कॉस्ट है 10 रुपए, यानी कि टोटल आप 80 × 10 800 रुपए की टिक्की बेच पाएंगे। तो आपकी रेवेन्यू कितना हुआ 800 रुपए। आपकी कॉस्ट कितनी हुई 530 रुपए आपकी लेबर कॉस्ट हुई, जो कॉस्ट ये पर्सन लेगा जो आपकी हेल्पर है। 200 रुपए आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट हुई, जो आपने इन्वेंट्री ली जिससे आपने 80 टिक्की बनाई। और एक और कॉस्ट हुई दोस्तों जो आपकी ये 1 साल की पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन है। ये जो बेसिकली आपकी रेडी है ना दोस्तों, ये रेडी भी तो पुरानी हो रही है। जब कोई सामान पुराना होता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, जिसको हम फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
तो जैसे ये रेडी 300 रुपए की थी, मान लेते हैं 5 साल में ये रेडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो हर साल इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 60 रुपए से कम हो रही है। तो ये 60 रुपए डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन भी आपकी कॉस्ट में जुड़ेगी, ठीक है। तो इस कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लीजिए इस साल के अंदर। तो इस साल की कैलकुलेशन में जो आपका ईयर 1 है, आपका रेवेन्यू है कितना, 80 इंटू 10 800 रुपए, आपकी कॉस्ट है कितनी 530 प्लस 200 प्लस 60, तो कितनी हो गई दोस्तों ये टोटल कॉस्ट 790 रुपए, यानी कि 790। तो अब ये 800 रुपए का रेवेन्यू और 790 रुपीज की कॉस्ट, जब आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा जिसको बोलते हैं EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं इसे समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये कितना आया, 10 रुपए आया। तो सिंपल माइनों में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब है, ये वो प्रॉफिट है जो आपने कमाया इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले। किसको इंटरेस्ट देना है आपको, आप भूलिए मत, आपने 250 रुपए अपने दोस्त से उधार ले रखा है। अब वो दोस्त आपसे पैसा तो लेगा, धीरे धीरे करके उसको चुकाना तो पड़ेगा। तो मान लीजिए 10% पर ईयर पे उसने आपको ये लोन दिया हुआ है, तो यानी कि 25 रुपए आपको इंटरेस्ट उसको हर साल का देना पड़ेगा। तो जो ये 10 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया अभी, इसमें से 25 रुपए कम कर दीजिए, क्योंकि वो उसको देना है। तो यानी कि हो गया आपका 15 रुपए का लॉस। अब क्योंकि आपने लॉस कमाया, इसलिए आपको गवर्नमेंट को इस पर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाते तो आपको टैक्स देना पड़ता। तो टैक्स हो गया यहाँ पे 0। तो जो आपका नेट लॉस निकल के आया वो निकल के आया 15 रुपए। समझ गए दोस्तों। तो ये है आपकी इनकम स्टेटमेंट जिससे माइनस 15 रुपए का लॉस निकल के आया। तो क्या इसका मतलब ये है कि धंधा बेकार है क्योंकि 15 रुपए का लॉस हो गया? नहीं दोस्तों, पहले साल में कोई धंधा आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देता। बहुत कम धंधे होते हैं ऐसे, आप धीरे धीरे कवर करते हैं। लेकिन वो कैसे डिटरमाइन होगा कि धंधा अच्छा है कि नहीं है, वो डिटरमाइन होगा आपकी कुछ अजम्पशंस पे। तो देखिए दोस्तों, हम 5 साल की इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं अभी। उसके लिए हम 2 अजम्पशंस लेंगे। सबसे पहली अजम्पशन जो हम लेंगे वो ये लेंगे कि आप हर साल जो ये सामान बेचते हैं टिक्की बना के, ये 10% ज्यादा बेच पाएंगे। यानी कि अगर आपने इस साल में 80 बेची तो अगले साल इसी ठेले से 88 बेच पाएंगे। दूसरी जो अजम्पशन लेंगे वो हम ये लेंगे कि हम हर साल एक एक रेडी बढ़ा लेंगे। आप खुद तो ऑपरेट कर नहीं रहे, आपने एक लेबर रखी हुई है 530 रुपए की, तो एक और रेडी भी खरीद सकते हो, उस पर भी लेबर रख दोगे। तो हम हर साल एक एक करके एक एक रेडी बढ़ाएंगे, लास्ट साल थोड़ी ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने नंबर्स आ रहे हैं। इन नंबर्स के हिसाब से हमने क्या डिटरमाइन किया कि हमने हर साल रेडी बढ़ाई। पहले साल आपकी 1 रेडी थी, दूसरे साल आपकी 2 थी, फिर आपकी 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 7 हो गई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहले साल आपने 80 टिक्की बेची, फिर 88 टिक्की बेची, और फिर ये आगे के नंबर्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। इतनी टिक्की आपने बेची। टिक्की की कॉस्ट आज भी 10 रुपए रही। तो इस बेसिस पे अब आपका एक रेवेन्यू कैलकुलेशन हो जाएगा। ये है आपका रेवेन्यू कैलकुलेशन। पहले साल का आपका रेवेन्यू इतना आ रहा है, दूसरे साल का इतना आ रहा है, तीसरे साल का इतना आ रहा है, चौथे साल का इतना आ रहा है, और 5वें साल का इतना आ रहा है। तो ये 5वें साल की रेवेन्यू कैलकुलेशन हो गई आपके सामने। अब आप करिए कॉस्ट कैलकुलेशन। कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले साल आपने इन्वेंट्री खरीदी थी 200 रुपए की। अब ऑब्वियसली बात है, सामान महंगा हो रहा होगा तो हमेशा तो 200 रुपए की इन्वेंट्री आनी जाएगी। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि आप जो है ज्यादा टिक्कियां बना के बेच रहे हैं। पहले 80 बेचते थे, फिर 88 बेचने लग गए। 10% टिक्की का आपका जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी मान लेते हैं असम्पशन 10% से बढ़ती रहेगी। तो पहले साल है 200 रुपए, फिर 220 रुपए, फिर 220 रुपए का 10% मतलब 22 रुपए, और तो मतलब 242 रुपए। इस तरीके से बढ़ती रहेगी। इन्वेंट्री आपकी हर रेडी पे लगेगी। तो एक रेडी पे अगर आपकी 200 रुपए की इन्वेंट्री लगती है, 2 रेडी पे हो गई 400। तो इस तरीके से हर रेडी की ये कैलकुलेशन है आपके सामने। हर रेडी की इन्वेंट्री आपकी बढ़ती रहेगी और आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये निकल के आ जाएगी जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल रेवेन्यू, इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कॉस्ट, और आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हर साल का आप ये प्रॉफिट देख पाएंगे। ये प्रॉफिट नहीं है, ये बेसिकली EBIT है, जो उसका मतलब अब आप जानते हैं। तो ये आपका EBIT निकल के आता रहेगा। तो दोस्तों, पहले साल में जो आपका लॉस था -15 रुपए का,
वो 5वें साल में जाते जाते 5,919 रुपए के EBIT में तब्दील हो चुका है। अगर आप इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स हटा भी लेते हैं तो भी आपके पास एक ऐसा प्रॉफिट दिख रहा है आपको जो बेहतरीन है। तो दोस्तों अब जो हम दूसरी चीज कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रॉफिट पर शेयर। प्रॉफिट पर शेयर क्या है? आपके इन्वेस्टर के पास देखिए शेयर है, आपके पास शेयर है। जब तक आप प्रॉफिट पर शेयर नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कल को अगर कोई बंदा आपकी कंपनी खरीद ले या फिर कोई और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और आप अपने कुछ शेयर उसको बेचना चाहें तो आप किस प्रॉफिट पे बेच पाएंगे। तो प्रॉफिट पर शेयर कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जो आपका नेट प्रॉफिट आया, इस नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, जो वो वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट पर शेयर होगी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट पर शेयर भी 5वें साल में जाते जाते 27.62 हो गया है। इस शेयर की वैल्यू थी दोस्तों 10 रुपए जब आपने शुरू किया था। आज इस पे आप 27 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि ये शेयर अगर बिकेगा तो ये 37 रुपए में बिकेगा। आप अपने 10 बाहर कर लीजिए, जो आपने शेयर वैल्यू शुरू में लगा रखी है, इन्वेस्टर ने आपकी 10 रुपए पर शेयर की, उसके बाद भी वो 27 रुपए पर शेयर कमा पा रहा है। तो देखिए दोस्तों 50 शेयर इंटू 27.62, इतना प्रॉफिट कमा लिया आपके शेयर होल्डर ने। आपने कितना कमा लिया? 100 इंटू 27.62। लेकिन क्या आपके पास ये प्रॉफिट आया या क्या आपके इन्वेस्टर के पास ये जेब में प्रॉफिट आया? अभी नहीं। तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? तो पहला तरीका तो दोस्तों देखिए क्या है पैसा कमाने का, वो ये है कि आप इन्वेस्टर लेके आइए एक और उस इन्वेस्टर से बोलिए कि भैया मेरा शेयर खरीद ले। आपको पता है कि आप आज की डेट में हर शेयर पे आप 27 रुपए 62 पैसे का प्रॉफिट कमा सकते हैं 27.62 का। अगर आप उसको अपने 200 शेयर बेच देते हैं तो 200 इंटू 27.62 का आपने तुरंत पैसा कमा लिया और आप बढ़िया शेयर होल्डर भी रहे कंपनी के अंदर। ये देखिए नई शेयर होल्डिंग आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रही है, इतने परसेंट के शेयर होल्डर भी रहे आप। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपने पैसा भी कमा लिया। दूसरा तरीका है दोस्तों पैसा कमाने का, जिसको हम फाइनेंस के टर्म में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो आप अपने पास रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 27 रुपए का प्रॉफिट कमाया पर शेयर पे, आप कहते हो 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मैं तुमको देता हूं। 22 रुपए 62 पैसे आज भी वो सेफ रखा हुआ है आपके पास पर शेयर की वैल्यू, बट आपने उसको 5 रुपए पर शेयर की वैल्यू बिजनेस से निकाल के दे दी कि रख ले, तो आपने उसको डिविडेंड दे दिया। तो ये जो डिविडेंड आप देते हो इससे भी अर्निंग होती है। तो दो तरीके हैं पैसा कमाने के, पहला है डिविडेंड, दूसरा है अपने शेयर को सेल करके एक नए इन्वेस्टर को, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं एग्जिट, जिसमें क्या होता है कोई आपकी पूरी कंपनी ही खरीद लेता है। वो एक तरीके का ऐसा इन्वेस्टर है जो 100% शेयर खरीदने को रेडी है आपके, तो आप उसको पूरा शेयर दे देते हैं, पूरी कंपनी बेच देते हैं और उससे जितना आपको पैसा मिलता है, तो आज की डेट में 100 इंटू 27.62 यानी कि 2762 रुपीज में आप अपनी पूरी कंपनी बेच सकते हैं, मतलब अपने पूरे शेयर बेच सकते हैं। और 50 इंटू 27.62 में आपका इन्वेस्टर पूरी शेयर बेच सकता है और आप पूरी कंपनी 150 इंटू 27.62 में बेच के निकल सकते हैं और आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं पैसे कमाने के। देखिए दोस्तों आपने एक कॉन्सेप्ट अभी समझ लिया जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, डेट, ये सब हमने कवर किया बिजनेस से रिलेटेड। एक और बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है फाइनेंस का जो लोग सीखते हैं एमबीए में जाके, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की हो सकती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं उसमें, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में, मेटल्स में, अलग अलग दालों में, अलग अलग चीज़ों में, आपकी प्रॉपर्टीज में, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही चीज का आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका पैसा भर कैसे रहा है। हर इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा रूल है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अगर रिस्क और रिटर्न सेम रेशियो में फ्लो नहीं कर रहा, रेशियो नहीं सेम डायरेक्शन में अगर रिस्क और रिटर्न फ्लो नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, रिस्क कम रिटर्न कम। अगर एक बंदे ने, एक इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसने रिस्क लिया था कि सारा पैसा खत्म हो सकता है, इसीलिए उसको इतना रिटर्न मिला। जिस बंदे ने आपको लेकिन डेट दिया उसने इतना रिस्क नहीं लिया, उसको पता था मुझे हर साल 25 रुपए मिलते रहेंगे, तो उसका छोटा रिस्क था इसलिए छोटा रिटर्न था। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल रिस्की नहीं होते। अगर आप बैंक में पैसा रख के एफडी करवाते हैं तो बिल्कुल रिस्की नहीं होता, पर आपको रिटर्न भी कम मिलता है, 4%, 5%, 7%। यही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है, बट
इतना रिस्की नहीं है क्योंकि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आप आराम से 10-12% का रिटर्न पर ईयर कमा सकते हैं। ऑब्वियसली देख के इन्वेस्ट कीजिए, मैं ये नहीं कहता कहीं मर्जी पैसा डाल दीजिए, लेकिन ये रिटर्न कमाना पॉसिबल है। लॉस भी हो सकता है बट पॉसिबल है। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी थोड़े से ज्यादा है। उसी तरीके से अगर आपको लगता है आपको ये सब नहीं आता, शेयर मार्केट नहीं आता, तो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली डिफरेंट शेयर्स हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन है जिसको एक मैनेजर है जिसको बहुत नॉलेज है वो मैनेज कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड डिफरेंट शेयर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कोई बंदा आपके लिए मैनेज कर रहा है, उसने आपका रिस्क हेज कर रखा है और वो आपको पैसा कमा के दे रहा है। तो अगर आपको कम नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हाँ ये भी मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। तो जितना आपका रिस्क एपिटाइट हो उसी हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप रिटर्न चाहते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। अब उस रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का, जिसके बाद हम मेजरली फाइनेंस कवर कर चुके होंगे, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको जान लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, आज आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया किसी भी चीज में, वो 10% का आपको एनुअल रिटर्न देता है। तो एक साल बाद ये पैसा कितना हो गया? 11,000। अगले साल कितना हो गया? 12,100, क्योंकि 11,000 का 10% यानी कि 1,100 रिटर्न आया। 1,100 11,000 में ऐड हुआ, ये 12,100 हो गया। तो क्योंकि दोस्तों आपको हर साल का जो रिटर्न आ रहा है वो आपके बेसिक अमाउंट, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया था ये प्रिंसिपल अमाउंट था, ये फाइनेंस का एक टर्म है। जो 1,000 रुपए आपको मिला वो इंटरेस्ट था, ये भी फाइनेंस का एक टर्म है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका अगले साल का अमाउंट बना, यानी कि 11,000 रुपए। और फिर उस 11,000 रुपए पे आपको बेसिकली एक इंटरेस्ट मिला 10% का, यानी कि 1,100 रुपए। तो क्योंकि हर बार हर साल आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है और उस टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टाइन ने बोला है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे? देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने 40 साल के नंबर। कहां आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, 10% यानी कि 1,000 रुपए का आप इंटरेस्ट पा रहे थे। अगर आप सिंपल सोच के देखें तो 40 साल में कितना इंटरेस्ट आया? 1,000 तो यानी कि 40,000। तो ये 10,000 रुपए कितने होते? ये होते 50,000 रुपए। बट क्योंकि ये कंपाउंडिंग हो रही थी, आपका इंटरेस्ट बार बार प्रिंसिपल में ऐड हो रहा था, तो आपने जो टोटल पैसा 40 साल के बाद कमाया वो देखिए 4 लाख से भी ज्यादा है। आपका 10,000 4 लाख से भी बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो एज लॉन्ग एज आप अपना पैसा लूज नहीं कर रहे, आप खो नहीं रहे अपना पैसा, और एक एवरेज 10% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और भले ही आप दोबारा पैसा नहीं भी डाल रहे, तो आप 10,000 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल अजूबा, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यही है फाइनेंस। फाइनेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने जान लिए, बैलेंस शीट जान ली, अकाउंट्स जान लिया, आपने इन्वेस्टमेंट जान लिया, आपने वैल्यूएशन जान लिया, आपने डेट जान लिया, आपने कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि कंपाउंडिंग क्या होता है। इसी कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, उसी को ज़्यादा बढ़ाते हैं, अलग अलग कोर्सेज बनाते हैं और फाइनेंस को एमबीए में पढ़ा देते हैं। पर यही था आपका टोटल फाइनेंस जो आप एमबीए में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपने मार्केटिंग समझ लिया, आपने फाइनेंस समझ लिया, 90% एमबीए आपकी खत्म। अब जो 10% आपकी एमबीए रह गई है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो ये 90% एमबीए कोई काम की नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो 90% एमबीए है वो आपको सिखाती है प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कस्टमर के पास कैसे पहुंचना है, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। बट वो आपको क्या नहीं सिखाती? वो आपको ये नहीं सिखाती कि जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस मार्केट का इकोनॉमिक सेंटीमेंट कैसा है। इकोनॉमिक सेंटीमेंट मतलब क्या उस मार्केट में ऐसे लोग हैं जो सामान खरीदने के लिए पैसे देने लायक बचेंगे आने वाले टाइम में, या उस मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं बचेगा खर्च करने के लिए। अगर आप एक ऐसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं जिस मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा खर्च करने के लिए, तो क्या फायदा अच्छे प्रोडक्ट का, क्या फायदा अच्छे प्रमोशन का, क्या फायदा इन्वेस्टमेंट का? कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बेच ही नहीं पाएंगे आप। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां की इकोनॉमी कैसे काम करने वाली है। उसको जानने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स।
दोस्तों मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक सिखाऊंगा मैं आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, दूसरा मैं सिखाऊंगा आपको मनी का कॉन्सेप्ट। मनी के कॉन्सेप्ट से हम ये सीखेंगे कि क्या मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने वाला है या क्या मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होने वाला है। तो देखिए, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आप मार्केट में गए सब्जी खरीदने के लिए। मान लीजिए आपको प्याज खरीदना था 1 किलो। 1 किलो प्याज की कीमत थी 50 रुपए, जो सब्जी वाला आपको बेच रहा था। सब्जी वाले के पास टोटल मिला के 5 किलो प्याज थे। आपने 1 किलो प्याज लिया, कोई और आया उसने 1 किलो प्याज दिया, ऐसे लेते लेते टोटल मिला के 5 किलो प्याज लेने के लिए लोग आए। 5 किलो प्याज लेके लोग घर चले गए। जितना डिमांड था उतनी सप्लाई थी, प्राइस 50 रुपए था, वो मेंटेन रहा। तो जब भी डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आप अगले दिन फिर से मार्केट में गए। उस केस में क्या हुआ, पहले से वहां पे 10 लोग खड़े थे जिनको प्याज चाहिए था, आप 11वें थे। टोटल मिला के जो अब प्याज की डिमांड है वो 20 किलो की है, लेकिन जो सप्लाई है, जो वो बेच सकता है बंदा, वो 5 किलो ही है। तो अब वो क्या करेगा, सबको तो बेच नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो 5 किलो ही है। तो अब वो चाहेगा कि कुछ लोग यहां से चले जाएं। तो वो लोग कैसे जाएंगे, वो कहेगा यार चलो मैं 50 रुपए का नहीं बेचता प्याज, मैं 70 रुपए का बेचता हूँ। जैसे ही वो प्याज की कीमत बढ़ाएगा, कुछ लोग चले जाएंगे वहां से। फिर मान लीजिए अभी भी मान लीजिए कि 7 या 8 लोग खड़े हैं, अभी भी मान लीजिए 5 किलो से ज्यादा की डिमांड है, तो वो बोलेगा यार मैं 100 रुपए का बेचता हूँ। जैसे ही वो 100 रुपए बोलेगा और काफी लोग चले जाएंगे। मान लीजिए अब वो सिचुएशन आ गई जब 5 लोग खड़े हैं जिन्हें 5 किलो प्याज चाहिए। अब वो 100 रुपए का प्याज बेचेगा और लोग अपने घर लेके प्याज आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो जो प्राइस था वो बढ़ गया। जो सेलर था वो एडवांटेज में रहा, जो बायर थे वो नुकसान में रहे। इसका बिल्कुल उल्टा सिनेरियो बनता है जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं लेकिन सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम। मान लो 5 किलो प्याज बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट में अकेले आप ही हो खरीदने वाले और आपको चाहिए 1 किलो, और वो बोलता है मैं 50 का बेचूंगा। आप बोलोगे यार मैं तो नहीं लेता। वो सोचेगा यार मेरा बिल्कुल नहीं बिक रहा, चलो कोई तो लेने के लिए आया है। वो बोलेगा चलो यार आप डिस्काउंट ले लो, मैं आपको 40 का देता हूँ। आप बोलोगे मैं तो अभी भी नहीं लेता। वो सोचेगा यार बिकना तो है नहीं, चलो 30 का देता हूँ। बोलेगा यार 30 का ले लो, खत्म करो। आप बोलोगे ठीक है, आप 30 का लोगे, घर आ जाओगे। तो जिस केस में सप्लाई जो है वो ज्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, उस केस में प्राइस जो है वो गिरता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस गिरेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप इकोनॉमिक्स को समझ जाएंगे। 90% इकोनॉमिक्स जो है, बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, वो इतनी ही है। दोस्तों देखिए, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, वो कॉन्सेप्ट है मनी का। और मनी के कॉन्सेप्ट से हम ये सीख पाएंगे, ये जान पाएंगे कि इकोनॉमी का सेंटीमेंट कैसा होने वाला है। क्या इकोनॉमी कल बिल्कुल डाउन होने वाली है, क्या कोई खर्चा नहीं करेगा, क्या इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाली है, क्या लोग खूब खर्चा करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस डिसीजंस कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे पहले एक चीज आएगी बैंक। बैंक से आप उधार लेते हैं जिसको बोलते हैं क्रेडिट। तो मान लीजिए मैं आज बैंक में गया, मैंने बैंक को बोला बैंक मेरे पास 100 रुपए है, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे लोन दीजिए। बैंक ने बोला ठीक है यार, इसके पास जितना पैसा है ना, मैं उसका 10% का इसको लोन दे देता हूं, उतना तो चुका ही देगा। बैंक ने मुझे 10 रुपए का लोन दिया, मेरे पास टोटल मिलके होगा 110 रुपए। अब मैं मार्केट में गया, पहले जब मेरे पास 100 रुपए थे तो मैं 100 रुपए खर्च सकता था। अब मेरे पास 110 रुपए है तो मैं 110 रुपए खर्च सकता हूं। मैं गया, मैंने 110 रुपए खर्चने के लिए सामने वाले बंदे से एक सामान बाय किया, शॉपकीपर से 110 रुपए उसको दे दिए। पहले जहां मैं 100 रुपए दे सकता था, क्योंकि आज मेरे पास वो 10 रुपए थे तो मैंने 110 रुपए दिए। तो इस बंदे को, जिसकी इनकम पहले सिर्फ 100 रुपए होती है, अब उसकी इनकम हो गई 110 रुपए। मेरा एक्सपेंडिचर यानी कि मेरा खर्चा, उसकी इनकम। अब जब उसके पास 110 रुपए आए तो वो बैंक के पास गया, उसने बैंक को बोला बैंक मेरे पास 110 रुपए है, बैंक को थोड़ा सा क्रेडिट दे दो। तो बैंक ने बोला हाँ ठीक है यार, इसके पास 110 रुपए है, 10% का क्रेडिट दे देते हैं। उसने 11 रुपए क्रेडिट दे दिए। जब उसने 11 रुपए क्रेडिट दिए तो इस बंदे के पास 110 की जगह हो गए 121 रुपए। जब इसके पास 121 रुपए हो गए और मार्केट में सामान खरीदने गया, इसने किसी से सामान खरीद लिया, उसके पास अब 121 रुपए पहुंच गए, उसकी इनकम हो गई 121 रुपए। वो बंदा बैंक के पास गया, बैंक ने फिर 10% का क्रेडिट दिया, उसके पास टोटल पैसे हो गए 133 रुपए। तो धीरे धीरे जो ये 100 रुपए एक्चुअली होना चाहिए था, जो मेरे पास 100 रुपए था, फिर शॉपकीपर के पास 100 पहुंचना चाहिए था, फिर किसी और के पास 100 पहुंचना चाहिए था, वो 100 का 110 होता है, 110 का 121 होता है, 121 का और बढ़ता है और ऐसे करके बढ़ता रहता है। जब ये पैसा ऐसे करके बढ़ता रहता है तो कुछ सालों में ये इकोनॉमी बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हो रही है। 100 रुपए कैसे 200, 400, 500 रुपए में बदल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
पर ये बढ़ा कैसे? ये बढ़ा इसलिए क्योंकि बैंक ने क्रेडिट से सपोर्ट किया। अब एक ऐसा टाइम आता है इकोनॉमी के अंदर जब लोगों को लगता है यार अब हमें पैसा रिटर्न करना है बैंक को। जब लोग बैंक को पैसा रिटर्न करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार उनके पास पैसा कम हो जाएगा। जब उनके पास पैसा कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? वो खर्चा कम करना शुरू कर देंगे। जब वो खर्चा कम करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा? डिमांड गिर जाएगी। जब डिमांड गिर जाएगी तो उससे क्या होगा? प्राइस गिर जाएगा। जब प्राइस गिर जाएगा तो उससे क्या होगा? लोगों की इनकम गिर जाएगी। तो जो इकोनॉमी इतनी बढ़िया दिख रही थी, बिल्कुल बढ़ती हुई दिख रही थी 4-5 साल तक, वो जब अब लोग पैसा रिटर्न करना शुरू करेंगे बैंक को तो इकोनॉमी फिर से गिरती हुई दिखेगी। तो ये एक साइकिल बनेगी जो पहले ऐसे ऊपर जाएगी फिर ऐसे करके नीचे आएगी। तो हुआ क्या? ये कुछ नहीं हुआ। जो 100 रुपए की मार्केट थी, जो बढ़ते बढ़ते 400 पहुंची थी, वो वापस से गिरते गिरते 100 रुपए पहुंच जाएगी। तो ये जानकर कि अभी हम इस साइकिल की कौन सी स्टेज में है, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमी कहां जा रही है। जो ये साइकिल है इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट साइकिल। 8 से 10 साल की होती है अनुमान। इसीलिए बोलते हैं कि हर 8 से 10 साल में एक रिसेशन आता है, क्योंकि पहले मार्केट ऐसे जाती है, फिर मार्केट ऐसे करके गिरती है और फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो दोस्तों समझ गए शॉर्ट टर्म डेट साइकिल क्या होती है? ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है लॉन्ग टर्म डेट साइकिल का। लॉन्ग टर्म डेट साइकिल क्या होती है? सिमिलर साइकिल, लेकिन वो फॉलो होती है 80 से 100 साल में। होता क्या है, जब मार्केट नीचे गिरती है शॉर्ट टर्म डेट साइकिल में, तो बैंक को लगता है यार अब क्या तरीका है मार्केट में पैसा डालने का, क्या तरीका है कि लोग खर्चा करना शुरू करें। तो वो क्या करता है? वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। इंटरेस्ट रेट क्या है? जब आपने बैंक से एक 10 रुपए का उधार लिया तो बैंक ने आपको उधार दिया 10% इंटरेस्ट रेट पे, कि मैं 10 रुपए के 11 रुपए लूंगा एक साल बाद 10% इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक क्या सोचता है कि यार अगर मैं ये इंटरेस्ट रेट कम कर दूं तो शायद लोग मुझसे इस सिचुएशन में भी पैसा मांगने आए, शायद मैं ज्यादा पैसा मार्केट में फेंक सकूं। अगर मैं ज्यादा पैसा मार्केट में फेंक सकूंगा तो फिर से वही होगा, मार्केट में पैसा बढ़ना शुरू होगा और जो नीचे आ गई है मार्केट वो फिर से ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बैंक क्या करता है? वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। लेकिन मान लो ये इंटरेस्ट रेट कम होते होते 2-4 साइकिल्स के बाद, शॉर्ट टर्म डेट साइकिल्स के होते होते ऐसा हो जाए कि बिल्कुल जीरो के पास पहुंच जाए। अब ये कम ही नहीं हो सकता, तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पैसा फेंकने का मार्केट में। अगर बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पैसा फेंकने का मार्केट में, उसको बोलते हैं एक ऐसा सिचुएशन जिसको रिकवर करना बैंक के लिए भी मुश्किल है। वो आता है 80 से 90 साल की साइकिल में। ये भी है, अगर आप शॉर्ट टर्म डेट साइकिल्स को मिलाओगे एक साथ तो एक लॉन्ग टर्म डेट साइकिल बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 80 to 100 ईयर्स। बट वो साइकिल ऐसी बनेगी जिसको बैंक भी ठीक नहीं कर सकता। वो कैसे ठीक होगी? उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको ठीक करने के लिए लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, यानी कि लोग अगर पहले 8 घंटे काम करके 50 रुपए कमाते थे तो उन्हें बोला जाएगा कि भाई अब आप 9 घंटे काम कीजिए ताकि 50 के 60 कमा पाए, ताकि जेन्युइन इनकम बढ़े लोगों की। उसके लिए बोला जाएगा बैंक को कि बैंक आप और पैसा छापो। जब बैंक और पैसा छापता है तो मार्केट में और पैसा आता है, उससे थोड़ी इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, बट वो अभी आप रहने दीजिए। लेकिन इस तरीके के कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे और उस चीज को भी ठीक किया जाएगा। बट वो सिचुएशन आती है 80 से 90 साल में। तो अगर आप ये समझते हैं कि इकोनॉमी में अभी करंटली क्या टाइम चल रहा है, क्या वो ग्रोथ का टाइम चल रहा है जब खूब बैंक क्रेडिट दे रहा है और खूब पैसा बढ़ रहा है, या क्या वो टाइम चल रहा है जब लोग पैसा वापस कर रहे हैं और डिमांड कम हो रही है, तो जिसको हम बोलते हैं स्लो डाउन, या क्या वो टाइम चल रहा है 80 से 90 साल का जब अब बैंक इतना ज्यादा स्लो डाउन हो गया कि बैंक कुछ कर भी नहीं सकता। अगर आप ये सिचुएशन समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको बिजनेस करने के लिए सिचुएशन ठीक है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखे? आपने डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखा जिससे कि मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होती है। आपने मनी और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सीखा जिससे कि ये डिटरमाइन होता है कि कब रिसेशन आएगा, कब डिप्रेशन आएगा, कब खूब पैसा मार्केट में इन्फ्यूज होगा। आप इस तरीके से मार्केट को समझेंगे तो आप बिजनेस को बढ़िया से चला पाएंगे, अपना डिसीजन बढ़िया से ले पाएंगे और खूब बढ़िया से बिजनेस को रन कर पाएंगे। इससे ज्यादा एमबीए में कुछ नहीं सिखाते। मैं ये नहीं कहूंगा एमबीए नहीं करना चाहिए, एमबीए के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, आपको प्रोजेक्ट करने को मिलते हैं, एक एक चीज जो मैंने आपको सिखाई आपको केस स्टडी से सीखने को मिलती है, बट कॉन्सेप्ट यही रहते हैं मोटे मोटे। हाँ, कई और सब्जेक्ट्स भी होते हैं एमबीए में, बट कोर यही है एमबीए का। अगर आप ये सीख गए तो आप बिजनेस रन कर सकते हैं, आप बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं और बढ़िया से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ये मेरे शुरू के वीडियो है, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन पे प्लीज क्लिक कीजिए ताकि जब मैं ऐसे ऑसम वीडियोस दोबारा बनाऊं
तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जाए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप किन चीज़ों पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आने वाली सीरीज में कई स्टार्टअप्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वैल्यूएशन के ऊपर बनाऊंगा, फंड रेजिंग के ऊपर बनाऊंगा, अलग अलग बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनाऊंगा, एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरव्यूज करूंगा, एंटरप्रेन्योर्स को डिकोड करूंगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए।